अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर पीरा की प्रिपरेशन का सेशन चल रहा है और आज इसका 9th लेक्चर है इस सेशन का। और आज जो है वो हम 3 चैप्टर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इससे पहले अगर आपने पीछे वाले पहले चैप्टर्स नहीं पढ़े तो उनको भी आप पढ़ लें, ठीक है। पहले चैप्टर से लेके 7वें चैप्टर्स तक जो है वो सारे के सारे जो है वो हमने चैप्टर्स यहाँ पे कवर किए हुए हैं। और ये टोटल कितने बन जाएंगे अगर आज की वीडियो को मिला लें तो टोटल 9 वीडियोस हैं, ठीक है। ये 9वां लेक्चर है पीरा एसडीओ के लॉज का, ठीक है। और अगले 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम जो पीरा एक्ट 2024 है इसको खत्म कर देंगे और किसी नेक्स्ट लॉ पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे इसी चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह हम लोग तमाम के तमाम लॉज जो है वो अपलोड करेंगे। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से अच्छा फीडबैक मिल रहा है, हमें स्टूडेंट्स की तरफ से दुआएं भी मिल रही हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आप सब लोगों को इससे फायदा हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले चैप्टर नंबर 8, तो इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। अगर आपको याद हो कि इससे पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये कहा था अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स जो है वो किसी किस्म का कोई इंक्रोचमेंट करता है, तजावुजात करता है, मिसाल के तौर पे ये रोड है और उसने क्या किया कि यहाँ पे बढ़ा के रोड के ऊपर अपना क्या किया, एक यहाँ पे छोटा सा लॉन बना लिया और इधर शाम को कुर्सियां रख के बैठ जाता है। अब ये रोड का जो रास्ता है क्या कर दिया इसने, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में हमने क्या कहा था कि वो क्या करेगा, कल हमने मिसाल ली थी कि वो यहाँ पे उसने क्या किया, गिराज बना लिया। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि वो लॉन बना लिया उसने, या उसने जो है वो पोर्च बना लिया, गैराज बना लिया, ऐसा कुछ भी कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पब्लिक नॉइसेंस क्रिएट होगी। नॉइसेंस, पब्लिक नॉइसेंस का मतलब होता है परेशान परेशानी। ये नॉइसेंस मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, ये एक डिफिकल्ट वर्ड है लेकिन ये जो है वो आपके एक्ट में यूज होगा इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। इसको परेशानी कहते हैं। आवाम को क्या होगा, इससे परेशानी होगी। जारी बात है कि गुजरने का रास्ता यहाँ पर कम रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमने कल क्या डिस्कस किया था कि वो एनफोर्समेंट ऑफिसर जाके इसको नोटिस सर्व करेगा। अब ये नोटिस सर्व कैसे करेगा? क्या वो नोटिस रिटर्न में होगा, क्या वो नोटिस जो है वो वर्बल होगा, क्या उसकी दीवार पे लिखेगा, ठीक है, क्या वहां पर जाके ऐलान करेगा, इसका क्या मोड होगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको सेक्शन 40 डील करता है। सेक्शन 40 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? द नोटिस मे बी इशूड एंड डिलीवर्ड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मॉड्स, ठीक है। जो कहता है कि नोटिस जो है उसका ये वाला मॉड होगा, इनमें से कोई एक, सारे के सारे नहीं, इनमें से कोई एक मॉड के तहत अगर वो नोटिस डिलीवर कर देता है देन दैट इज सफिशिएंट। तो पहला क्या है जी, पहला मॉड क्या है? पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस से मुराद क्या है कि वो ऑफिसर जो है वो खुद जाएगा और जाके उसको नोटिस सर्व करा देगा और उसका सबूत अपने पास मेंटेन कर लेगा। अब द नोटिस शेल बी सर्व्ड ऑन द ऑफेंडर, ठीक है, ऑफेंडर को सर्व किया जाएगा थ्रू एनी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कोई जाएगा, ठीक है, कोई सार्जेंट जा सकता है, ठीक है, या फिर जो है वो कोई एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है वो खुद चला जाएगा, या फिर कोई क्लर्क चला जाएगा, या फिर कोई जो है वो डेट कंप्यूटर ऑपरेटर सीओ चला जाएगा। इस तरह यानी कोई भी बंदा जो है जिसको ऑथोराइज किया गया है वो जाके नोटिस सर्व कर देगा, सब्जेक्ट टू रिसीविंग गिवन बाय सच ऑफेंडर। लेकिन जरूरी ये है कि वो उसकी रिसीविंग ले। अब रिसीविंग कैसे हो सकती है? या तो उसकी एक कॉर्बन कॉपी होगी उसके पास उसी नोटिस, और वो उससे क्या करेगा, ऑफेंडर के सिग्नेचर ले लेगा, उससे साइन करवा लेगा, या फिर वो ये करेगा कि उसको नोटिस देते हुए क्या करेगा, पिक्चर बना लेगा। तो इस तरह से कोई भी जो ऐसी चीज जो कि सबूत के तौर पे इस्तेमाल की जा सके वो क्या करेगा, अपने पास मेंटेन लाजमी कर लेगा, प्रोवाइडेड दैट द रिफ्यूजल टू रिसीव द नोटिस शेल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी। लेकिन आप जहन में रखें कि अगर कोई शख्स जो है वो रिफ्यूज कर देता है, नोटिस लेने से इनकार कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस नोटिस की जो वैलिडिटी है वो खत्म हो गई है। वो स्टिल वैलिड है, स्टिल इंटैक्ट है। तो वो कोर्ट में जाके वो बंदा ये नहीं कह सकता कि जी मैंने तो नोटिस लिया ही नहीं, मुझे क्या पता कि उन्होंने क्या लिख के दिया है, मुझे तो मुझे नोटिस मिलता तो मैं जो है वो अपनी इंक्रोचमेंट हटाता। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह वो नोटिस रिसीव नहीं करता तो उसका अदालती कार्रवाई के ऊपर या उस नोटिस की वैलिडिटी के ऊपर जो है वो कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत में उसको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ द नोट और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स, ठीक है जी, ये वही वाले मैंने बात की कि वैलिडिटी ऑफ द नोटिस या उसके बाद जो लीगल प्रोसीडिंग होंगी उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अदालत ये कहेगी कि जी अगर आपको वो देने आया था तो आपने नहीं लिया, इसका मतलब है कि ये आपका फॉल्ट है। एंड फुटेज फ्रॉम द बॉडी कैम। अब हमने ये कहा था कि जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या जो सार्जेंट है या बाकी अदर ऑफिसर, वो सारे के सारे क्या करेंगे, बॉडी कैम यूज करेंगे। बॉडी कैम जो है कैमरा होता है जो कि आमतौर पे शोल्डर पे या बाजू पे लगा होता है, ठीक है, आर्म पे लगा होता है, और जो भी कार्रवाई होती है वो क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करता चला जाता है।
ताकि कल को कोई भी शख्स जो है वो इदारे को ब्लैकमेल ना करे या उसके ऊपर कोई इल्जाम ना लगाए। सेल बी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ पर्सनल सर्विस, ये भी पर्सनल सर्विस का जो है वो सफिशिएंट प्रूफ है और इसमें उसकी फुटेज आ जाएगी कि उस कंसर्न्ड पर्सन को ये नोटिस दे दिया गया, ठीक है। उसमें आवाज भी रिकॉर्ड होती है और उसमें वीडियो भी रिकॉर्ड होती है और उसको ये बताया जाएगा कि ये फलां चीज का नोटिस है, आपने फलां काम किया है, आपने जो है वो लॉन बना लिया गली के अंदर सड़क के ऊपर, और या फिर आपने जो है वहां पे गिराज बना लिया है, तो ये इसलिए आपको नोटिस सर्व किया जा रहा है कि आप इतने दिन के अंदर अंदर जो है वो इसको खत्म करें, अदरवाइज आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ठीक है। क्लॉज बी क्या कहती है? क्लॉज बी क्या कहती है? सर्विस एट प्रीमिस, ठीक है। सर्विस एट प्रीमिस इफ द ऑफेंडर कैन नॉट बी लोकेटेड, अगर वो बंदा आपको मिल ही नहीं रहा, ठीक है, और इस पर्सनल सर्विस के पर्सनली आप उसको मिलें और उसको दें, द नोटिस शेल बी सर्व्ड थ्रू कोरियर सर्विस, तो फिर आप कोरियर का इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब इदारे के लोग जाते हैं, मोस्टली क्योंकि लोग जो है वो इदारे के यूनिफॉर्म में होते हैं और ब्रांडेड व्हीकल्स होती हैं, ठीक है, बाइक जो है वो भी ब्रांडेड है और उसके अलावा जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां वगैरह हैं, वो भी ब्रांडेड हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से उनको पता लग जाता है कि जी ले जी डिपार्टमेंट वाले आ गए, तो वो बंदा क्या करता है, भाग जाता है वहां से या छुप जाता है घर में। आमतौर पे जो है वो घर में छुप जाते हैं और खवातीन को आगे कर दिया जाता है कि जी वो बंदा घर पे नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में आप कोरियर का सहारा लेंगे, ठीक है। इफ द ऑफेंडर इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, अब कोरियर किसको भेजना है? अब ऑफेंडर जो है वो अगर प्रॉपर्टी का ऑनर है, ठीक है, वेयर द ऑफेंस हैज अकर्ड बट इज नॉट इन द पोजेशन देयर ऑफ, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है, ठीक है। ऑफेंडर जो है वो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, वेयर द ऑफेंस अकर्ड बट इज नॉट इन पोजेशन देयर ऑफ, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है, उसने जो है वो किसी और को किराए पे रेंट पे दी हुई है। द नोटिस शैल बी सेंट एट द लास्ट नोन एड्रेस ऑफ द ऑफेंडर, तो एड्रेस, ऑफेंडर का जो भी एड्रेस आपके पास मौजूद है वो आप उसको उस पर भेज देंगे। मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि वो जो ऑफेंडर है उसने वो प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है और उसके बाहर अब उसने ये मुआहिदा किया उससे कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्या करता हूँ, गिराज बना के दे देता हूँ गली के अंदर, तो मैं अब किराए में 5,000 रुपये महीना तुमसे एक्स्ट्रा वसूल किया करूंगा, या 2,000 या 3,000 जितने भी हैं वो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज करना शुरू कर दूंगा। तो इस तरह की कोई शर्त उसके साथ रख लेता है। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर्टी उसकी है लेकिन उसकी पोजेशन में नहीं है, उसने किसी को आगे किराए पे दी हुई है, कब्जा किसी और का है, वक्ती आर्जी तौर पे कोई वहां पर और है। इफ द ऑफेंडर इज द ऑक्यूपाइंग ऑनर, अगर ऑफेंडर जो है वो या तो फिर वो खुद ही वहां पे रह रहा है और उसके साथ ही जो है वो इस तरह की इंक्रोचमेंट भी कर रहा है, या फिर वो टेनेंट है। बात बात ऐसा भी होता है कि आपने किराएदार रखा और किराएदार जो है वो इस तरह अपनी सहूलत के लिए क्या करता है, बाहर लॉन बनाने की कोशिश करता है, बाहर गिराज बनाने की कोशिश करता है, या कोई और इंक्रोचमेंट कर लेता है, कोई बाहर छोटी मोटी दुकान या खोखा बना लेता है जिससे लोगों का रास्ता रुकता है, ठीक है, लोगों को पब्लिक नाइसेंस होती है, परेशानी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? और अदरवाइज इन द ऑक्यूपेशन और पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर द ऑफेंस हैज अकर्ड, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? द नोटिस शेल बी सेंट एट द सेड प्रॉपर्टी और एट, तो फिर आप क्या करेंगे? उस प्रॉपर्टी के ऊपर ही आप नोटिस सर्व कर देंगे। उसकी वजह ये है कि अब जो भी कुछ कर रहा है वो बंदा इधर ही है, चाहे वो ऑनर है चाहे वो टेनेंट है, वो इसी प्रॉपर्टी में रहता है। पहले हमें ये पता था कि जो शख्स जो है इस प्रॉपर्टी का ऑनर है वो यहाँ रहता नहीं है, उसकी पोजेशन नहीं है, ठीक है, इस वक्त उसने किराए पे दिया हुआ है, अपने किसी रिश्तेदार को दिया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है। तो लेकिन दूसरी सिचुएशन में ये जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि वो उसकी पोजेशन में भी है, वो रहता भी इधर ही है, टेनेंट है चाहे वो ऑनर है। टेनेंट कहते हैं किराएदार को, टेनेंट मतलब किरायादार, जैसे किराए पे लोग घर ले लेते हैं, मकान ले लेते हैं, दुकान ले लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको टेनेंट कहा जाता है। अच्छा भाई, ये तो था क्लॉज बी कि आप उसको कोरियर के जरिए भेज दें। अगर पर्सनल सर्विस नहीं हो सकती, पर्सनल सर्विस का मतलब है कि पर्सनली आप उसको मिले और नोटिस सर्व करें और उसका रिकॉर्ड अपने पास ले लें और उससे जो है वो रिसीविंग ले ली जाती है, बाद उसके बाद रिसीव लिख के वो साइन कर देता है। तीसरी सूरत क्या है? क्लॉज सी कहती है अफिक्सिंग ऑफ नोटिस। अफिक्स का मतलब क्या होता है? चिस्पा करना। चिस्पा करना अब एक और मुश्किल लफ्ज है, चले आसान बता देता हूँ। इसका मतलब है चिपकाना। अब अफिक्सिंग द नोटिस इफ द सर्विस ऑफ द एनी रीजन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब वो शख्स पॉसिबल ही नहीं है, ना तो ना तो जो है वो आपको पर्सनली मिल रहा है, जब आप जाते हैं तो वहां पर उसका किराएदार मौजूद है, वो भी घर से बाहर नहीं निकलता, खवातीन को वो जो है वो सामने कर देता है, खवातीन जो है वो भी कोऑपरेट नहीं करती, ठीक है, वो आगे से जो है वो अलहदा बदतमीजी करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो एक तो यह है कि आप खवातीन के साथ जो है वो आप आर्गुमेंट करें, तो ऐसी सिचुएशन में वो फिर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा सकते। तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन के अंदर? आप क्या करेंगे? दीवार पे उसको चिस्पा कर देंगे, दीवार पे उसको चिपका देंगे। आपने देखा होगा अक्सर डिपार्टमेंट जो है वो क्या करते हैं, उन्होंने घरों के बाहर दरवाजे के साथ जहां बेल लगी होती है उसके आसपास ऐसे प्रोमिनेंट जगह के ऊपर वो नोटिस लगाया होता है कि आपने जो है वो हमारा टैक्स पे नहीं किया या आपने ये ऑफेंस किया। वो सारा कुछ लिखा होता है। आमतौर पे आपने एक्साइज के नोटिस जो है वो घरों के बाहर लगे हुए देखे होंगे, बिकॉज मोस्टली लोग जो होते हैं वो एक्साइज के डिफॉल्टर होते हैं, उसका
टैक्स पे नहीं करते। तो इफ द सर्विस फॉर एनी रीजन इज नॉट पॉसिबल और एक्सपीडियंट इन द मैनर सेट आउट अबव, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है जिस तरह से वो उसको करना ऊपर लिखा हुआ है। द नोटिस शेल बी affixed एट द कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ द हाउस। कॉन्स्पिकुअस का क्या मतलब है? इसका मतलब है नुमाया, नुमाया, ठीक है, ऐसी जगह जो कि बिल्कुल सामने नजर आए। जैसे बेल लगी होती है, बिल्कुल नुमाया जगह पे लगी होती है, दरवाजे के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ बेल कहाँ लगी हुई है, तो दरवाजे के साथ प्रोमिनेंट लगी होती है, हर किसी को नजर आ जाती है। या घर वाले का नाम, ठीक है जी, फलां हाउस है, ये फलां चौधरी का घर है, तो वो जो घर वाली वो जो नेम प्लेट होती है वो कहाँ लगी होती है? दैट इज, वो कॉन्स्पिकुअस प्लेस होती है, नुमाया जगह पे लगी होती है, ताकि हर आने जाने वाले को नजर आए कि ये फलां जगह का घर है, ये फलां जगह पे इसकी बेल लगी हुई है। ऐसा तो नहीं होता कि हम साइड वाली दीवार पे कहीं छुपा के लगा दें, नहीं, बल्कि सामने लगाते हैं कॉन्स्पिकुअस प्लेस पर। इफ एनी इन विच द ऑफेंडर इज नोन or have last resided or carried on business or personally worked for gain। अब कौन सी प्रॉपर्टी पे लगाएंगे? जहां पे वो लास्ट जो है वो रह रहा है, रिजाइड कर रहा है, ठीक है, या जहां पर जिस प्रॉपर्टी के अंदर वो क्या कर रहा है, कैरी ऑन बिजनेस का मतलब क्या है कि भाई साहब ये जो इस तरह की इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कैरी ऑन बिजनेस ये वाला काम कर रहा है। कैरी ऑन बिजनेस का मतलब कारोबार नहीं है, यहाँ पे कैरिड ऑन बिजनेस का मतलब ये है कि जहां पे उसने इंक्रोचमेंट किया, यानी कि ये लॉन वगैरह बनाना शुरू कर दिया है या पोर्च बनाना शुरू कर दिया है वो, या फिर और पर्सनली वर्कड फॉर गेन, या फिर पर्सनली जो है वो उधर काम किया है, उसने कोई अपना किसी गेन को हासिल करने के लिए कोई दुकान बना लिया, कोई खोखा बना लिया, वो किराए पे दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या किया जाएगा, नोटिस को वहां पर फिक्स कर दिया जाएगा, चिस्पा कर दिया जाएगा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास क्लॉज डी, पब्लिक नोटिस इन द न्यूज़पेपर। अगर ये सारी चीजें भी पॉसिबल नहीं है, नोटिस को फिक्स करना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये किसी भी रीजन की वजह से जो है ये मुमकिन नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर गया और आगे से खवातीन निकल आई हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी दीवार पे हमने कुछ नहीं लगाने देना, तो ऐसी में दो ही सिचुएशन है, या तो खवातीन के साथ भिड़ जाएं, जो कि एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है, खवातीन के साथ जो है वो आपने बड़े तरीके से जो है वो उनको डील करना होता है, ठीक है, बड़ा प्रोफेशनली मैनेज करना होता है उनको। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आप पब्लिक नोटिस जो है वो न्यूज़पेपर में दे देंगे। इफ द सर्विस फॉर एनी रीजन इज नॉट पॉसिबल और एक्सपीडियंट इन द मैनर सेट आउट अबव, यानी कि एक तो या तो सर्विस पॉसिबल नहीं है या उस तरह पॉसिबल नहीं है जिस तरह ऊपर से ऊपर हमें जिसका तरीकाकार बताया गया, जो मैनर ऊपर बताया गया ना, उसके मुताबिक पॉसिबल नहीं है। द पब्लिकेशन इन द डेली नेशनल उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑफ वाइड सर्कुलेशन, वाइड सर्कुलेशन का मतलब क्या है? जो ज्यादा है, ठीक है, जिसकी सर्कुलेशन काफी ज्यादा है, पब्लिकेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादातर लोग जिसको पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जो है वो आपने किसी अननोन न्यूज़पेपर में दे दिया, नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए, जैसे जंग है, एक्सप्रेस है, नवाए वक्त है, खबरें वगैरह है, इसके अंदर आपको छापेंगे। या फिर आप ये जो पॉइंट ई है, इसमें क्या कहता है, ये हमारी जो क्लॉज ई है, ये क्या कहती है कि लोकल प्रोक्लेमेशन करें। प्रोक्लेमेशन लोकल का मतलब होता है मुकामी, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है ऐलान। आपने देखा होगा बहुत सारे सरकारी काम ऐसे होते हैं जिसके लिए वो मुकामी मसाजिद में ऐलान कर देते हैं। तो लोकल प्रोक्लेमेशन का मतलब भी यही है कि आप किसी मुकामी मस्जिद में जाके क्या करें, ऐलान कर दें, वहां पे जाके बता दें, या फिर आप लाउड स्पीकर ले जाए लोगों को बताएं। ये उस सूरत में होता है कि जब ऑफेंडर बहुत सारे लोग, मिसाल के तौर पे कई इलाकों में आपने देखा होगा कि वहां पे ग्रीन बेल्ट की जगह लोगों ने क्या किया होता है, उस पर कब्जा करके इंक्रोचमेंट करके उसको अपना लॉन बनाया होता है, ठीक है, और उसके ऊपर बाहर चार दीवारी कईयों ने की होती है, कईयों ने बाड़ लगाई होती है, कई लोगों ने पक्का काम किया होता है, दीवार ही बनाई होती है, कई लोगों ने उस पर जो है वो मेटल की जो है वो कोई ग्रिल वगैरह लगा के उसको कंट्रोल किया होता है। यानी हर शख्स ने अपनी अपनी बसात के मुताबिक जो है वो उस पर पूरा कब्जा किया होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर क्या किया जाएगा, मुकामी तौर पे ऐलान किया जाएगा, लोकल प्रोक्लेमेशन की जाएगी। इफ द नोटिस इज ऑफ जर्नल नेचर, जर्नल नेचर का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों से वो जो है वो लिंक है, तो इसका मतलब क्या क्या करेंगे, एंड रिलेटेड टू मैनी पर्सन ऑफ द सेम लोकेलिटी। एक लाइन में कोई 10 20 50 घर है और सबने एक ही काम किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप प्रोक्लेमेशन की तरफ जाएंगे, बजाय इसके कि हर किसी को सेपरेटली नोटिस दें। A proclamation or announcement may be made through the loudspeaker in the locality। आप लाउड स्पीकर के जरिए, मस्जिद का लाउड स्पीकर भी यूज कर सकते हैं, या आप जो है वो रिक्शे के ऊपर वो जो लाउड स्पीकर उन्होंने रखा होता है और ऐलान कर रहे होते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। और उसके जरिए भी आप क्या करेंगे, उसके जरिए आप प्रोक्लेमेशन करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, ऐलान करेंगे कि ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं ये सारी की सारी आप हटा लें, अदरवाइज हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अमल में लाएंगे। अब इसमें सबसेक्शन 2 क्या कहता है, जो कि इस चैप्टर का आखिरी सबसेक्शन है। सबसेक्शन 2 ये कहता है देयर सर्विस इज मेड बाय द एम्प्लॉय। अच्छा, बाज का ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय जो है वो जाके खुद सर्विस कराता है, ठीक है, और पर्सनली बंदा उसको मिल भी जाता है। ही शेल सर्टिफाई ऑन द डुप्लीकेट ऑफ द नोटिस। तो डुप्लीकेट ऑफ द नोटिस के ऊपर क्या करेगा, वो उसकी रिसीविंग लेगा। रिसीविंग कैसे लेगा? बाज का ऐसा होता है
कि ये जो नोटिस होता है ये कार्बन होता है, ठीक है, कार्बनाइज्ड होता है, यानी कार्बन कॉपी होती है। और वहां पर ना एक रिसीविंग का खाना बना होता है, ये जैसे ये है ना, रिसीविंग लिख के खाना बना होता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, ओफेंडर के साइन ले लेता है। यहाँ पे क्या करता है, ओफेंडर के साइन ले लेता है। तो वो ओफेंडर जो है वो यहाँ पे साइन कर देता है। और इसके बाद आप देखें दो चीजें हो गई, इसके बाद एक तो ओफेंडर के साइन हो गए, प्लस जो बॉडी कैम की वीडियो है वो भी जो है वो एक प्रूफ के तौर पर उसके पास अवेलेबल रहती है। अगर वो कहे कि जी ये साइन मैंने नहीं किए, तो फिर क्या होगा, रेफर किया जाएगा वीडियो को। तो इसलिए हमें उन्होंने बताया गया है, इस एक्ट के अंदर बकायदा उन्होंने लिख दिया, किसी रेगुलेशन या रूल्स का पार्ट नहीं है, बल्कि एक्ट में लिख दिया कि बॉडी कैम जो है वो लाजमी है, ठीक है, बॉडी कैम जो है वो लाजमी है। अब वो क्या करेगा, अगर एम्प्लॉय ने खुद जो है वो नोटिस सर्व किया, ही शैल सर्टिफाई ऑन द डुप्लीकेट ऑफ द नोटिस दैट ही हैज सर्व द नोटिस ऑन द रिक्वायर्ड पर्सन। तो वो उसके ऊपर ये लिखेगा कि भाई मैंने उस नोटिस सर्व कर दिया, और उसका रिकॉर्ड भी अपने पास मेंटेन करेगा, उससे साइन करवाएगा, कुछ ना कुछ जो है वो अपनी जो है हिफाजत के लिए वो मेंटेन करेगा कि अगर कल को ये शख्स अदालत में जाके मुकर जाता है, और ऐसा होता है, अदालत में जाके अगर वो शख्स मुकर जाता है तो उसके पास अपनी स्किन सेव करने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद हो। बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 8 था जो कि खत्म हो गया। अब है चैप्टर नंबर 9, क्या छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा। और ये किससे रिलेटेड है, पेनल्टीज। पेनल्टी किसे कहते हैं, सजा को, ठीक है। सजा अब क्या हो सकती है, जुर्माना भी सजा है, ठीक है, गिरफ्तारी ये भी सजा है। इसके अलावा और भी जो है वो सजाएं वगैरह दी जा सकती है, यानी उसकी उसके अलावा उसको जब्तगी की जा सकती है, ठीक है, जब्तगी यानी जो काम जो इंक्रोचमेंट उसने किया है, कोई रेडी खड़ी की है या कोई और चीज बनाई है, तो उसको जब्त भी कर लिया जाता है। अदालत सरकार जो है वो उसको क्या करती है, जब्त करके ले जाती है और ले जाके उसको बेच देती है, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। अच्छा, पेनल्टीज के बारे में अब देखें जरा। पेनल्टीज जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, जरा गौर से पढ़िएगा। पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट, ये सेक्शन 41 है। पेनल्टीज अंडर द एक्ट सेव एज मे बी एक्सप्रेस्ड प्रोवाइडेड इन द एक्ट। अगर इस एक्ट के किसी और जगह पे कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेशली, तो उसको आप फॉलो किया जाएगा। अदरवाइज फॉर द पर्पस ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ स्कैजुअल लॉज, स्कैजुअल लॉज की इन्फोर्समेंट के लिए ओनली दोज पेनल्टीज मे बी इम्पोज, आप सिर्फ वही पेनल्टी इंपोज करेंगे आर परमिटेड अंडर सच रेलिवेंट लॉ, जो कि रेलिवेंट लॉज के अंदर जो है वो दी गई। अगर तो आपके एक्ट में स्पेशली कुछ बता दिया गया है, फिर आप क्या करेंगे, फिर एक्ट को फॉलो करेंगे। अगर नहीं बताया गया तो फिर जो स्कैजुअल लॉज हैं, इंक्रोचमेंट से रिलेटेड लॉ है आपका, होर्डिंग से रिलेटेड लॉ है आपका, फिर लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड आपका लॉ है, अगर यहाँ एक्ट जो है वो साइलेंट है, अब गौर कीजिएगा, यहाँ एक्ट जो है वो पेनल्टी के बारे में साइलेंट है, उसने कुछ नहीं बताया, तो फिर जो स्कैजुअल लॉ में उसके बारे में लिखा होगा पेनल्टी, वो आप उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर देंगे। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओवर चार्ज। अगर अभी तक हम देखें तो ओवर चार्जिंग के बारे में जो है वो यहाँ पर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लिखी गई, सही है। तो इसका मतलब है कि ओवर चार्जिंग का प्राइस कंट्रोल का अलग से जो है वो एक एक्ट मौजूद है जो कि स्कैजुअल लॉज में है, और यकीनन उसमें उसकी जो है वो पेनल्टी भी लिखी होगी कि ओवर चार्जिंग किस नौयत की है और उस पर कितना जुर्माना हो सकता है, ठीक है, या उस पर कौन कौन सी सजा हो सकती है। तो हम अगर इस एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, वो जो प्राइस कंट्रोल एक्ट है उसके तहत हम क्या करेंगे, जो भी सजा उसमें बनती है वो दे देंगे, ठीक है। अगर इसमें लिखा हुआ है तो इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज जो है वो उसको फॉलो करेंगे। मे बी इम्पोज्ड विच आर परमिटेड अंडर सच रेलिवेंट लॉज हुज इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस इज सॉट टू बी अचीव्ड अंडर दिस एक्ट। अब इन्होंने कहा है कि जिन लॉज की इन्फोर्समेंट हमने इस एक्ट के अंदर लिख दिया है कि करनी है, ठीक है, वो कौन से हैं, वो 5 स्कैजुअल लॉज हैं जो आपके स्कैजुअल में लिखे हुए हैं। वो इंक्रोचमेंट वाला, वो प्राइस कंट्रोल वाला, ठीक है, वो होर्डिंग्स वाला है, वो सारे के सारे लॉज। अगर कोई सजा आपने देनी है, और आपके इस एक्ट में, इस एक्ट से मुराद क्या है, पीरा एक्ट, एक्ट से मुराद क्या है, पीरा एक्ट, इसमें लिखी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इसको प्रेफर करेंगे। और अगर इसमें नहीं लिख, पीरा एक्ट में उसको लिखा ही नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे, जो स्कैजुअल लॉ में लिखा है उसको फॉलो कर लेंगे। मैंने आपको इसलिए ये थोड़ी डिटेल में समझाया ताकि आप सब लोगों को इसमें समझ आए। सेव एज में भी एक्सप्रेस प्रोवाइडेड इन द एक्ट वगैरह का मतलब आपको समझ आ जाए। प्रोवाइडेड दैट नो पेनल्टी अंडर द एक्ट शैल बी इम्पोज्ड सेव इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, उसने ये भी कहा है कि अगर आप इस एक्ट के तहत भी अगर आपने कोई पेनल्टी जो है वो आपने इम्पोज करनी है, तो भी आप क्या करेंगे, उस मैनर में जो है वो इम्पोज करेंगे जो मैनर आप को बताया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया, तजवीज किया गया है। ये तजवीज कहाँ पे किया जाएगा बच्चों, ये तजवीज किया जाएगा रेगुलेशन, ठीक है, इसके रूल्स जो बनाए जाएंगे उसमें। तो ये रूल्स में भी लिखा जा सकता है, रेगुलेशंस में भी लिखा जा सकता है। बात ऐसा होता है कि रूल्स में माइनर डिटेल्स होती हैं और मेजर डिटेल्स जो है वो रेगुलेशंस के अंदर होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अव्वल तो
आप पेनल्टी कौन सी देंगे? जो एक्ट में लिखी है। अगर एक्ट में नहीं लिखी उसकी पेनल्टी, तो फिर जो स्केड्यूल लॉ है उससे रिलेटेड आप उसमें देखेंगे, उसमें जो पेनल्टी लिखी है वो पेनल्टी आप उसको दे देंगे, ठीक है। और उस पेनल्टी के इम्पोज करने का जो तरीकाकार है वो आप वही यूज करेंगे जो तजवीज करदा तरीका है, अपनी मर्जी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सेक्शन 42 क्या कहता है? पिक्यूनरी लिमिट्स फॉर पेनल्टी। पिक्यूनरी किसे कहते हैं? फाइनेंशियल को, फाइनेंशियल लिमिट्स। अच्छा, ये जो जितने भी अफसरान जो जुर्माना करते हैं उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती जुर्माना करने की, उनके पास एक मैक्सिमम कैप होती है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट होती है। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट है कि वो 50,000 फाइन कर सकता है, तो इससे ऊपर फाइन जो है वो नहीं करेगा, बल्कि अगर करना है तो वो क्या करेगा? एसडीईओ करेगा, सही है। इससे ऊपर अगर फाइन करना है तो फिर इसके पास पावर नहीं है, फिर वो कौन करेगा? सीनियर एसडीईओ करेगा, सही है, जो कि अभी तक जो है वो यहाँ पर हायर नहीं किए गए, ना ही डिप्यूट किए गए हैं। अनकरीब फ्यूचर में ये आ जाएंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल डिप्यूट नहीं किए गए। तो इसका मतलब ये है कि पिक्यूनरी लिमिट्स यानी फाइनेंशियल लिमिट जो है फाइन की, पेनल्टीज की, उसको लाजमी फॉलो किया जाएगा। द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन फॉर द पर्पस ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज शेल अप्लाई टू ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द अथॉरिटी। वो कहता है तमाम ऑफिसर्स के लिए है, एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा कि तजवीज किया गया है। अब ये तजवीज कहाँ किया जाएगा? मैंने आपको बताया, ये रेगुलेशंस में बताया जाएगा कि किसकी कितनी लिमिट है, कौन कितना फाइन कर सकता है। आई होप के चैप्टर नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मैं इसको कल के लिए छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि कल हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑफेंसेस वगैरह से रिलेटेड है, जुर्म से रिलेटेड है। तो चैप्टर नंबर 10 क्या कहता है? ये है जी प्रिवेंटिव मैयर। प्रिवेंटिव का क्या मतलब होता है? किसी चीज को पहले ही रोकथाम कर लेना, ठीक है। किसी चीज के अक्कर होने से पहले ही उसकी रोकथाम करने को क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स लेना कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बीमारी आई है और आप पहले ही उसकी वैक्सीन करवा लें, ठीक है, रोकथाम कर लें उसकी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपने प्रिवेंटिव मेजर लिया है। अब इसके अंदर वो बताता है कि सिक्योरिटी बॉन्ड्स, सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पर क्या काम करते हैं। असल में ये जो सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स हैं ये होते क्या हैं और इनका पर्पस क्या है, वो हम यहाँ पर उसका जिक्र करेंगे। अब मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है उसको ये कहा जा सकता है कि आप, मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो रिपीटेड ऑफेंडर है। रिपीटेड ऑफेंडर क्या होता है? कि उसको एक मंथ में, सही है, 10 दफा टीम ने विजिट किया और हर दफा जो है क्या हुआ कि उसके पास होल्डिंग पाई गई, तो हर दफा उसको रिमूव किया गया, सही है। होल्डिंग का क्या मतलब है? जखीरा अंदोज। और हर दफा उसका सामान उठा लिया गया लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? सिक्योरिटी बॉन्ड भी लिया जा सकता है उससे। अब जब 11वीं दफा उसको पकड़ा गया ना, तो उसने कहा कि भाई मुझे मुझे माफ कर दें, मेरे ऊपर कोई एक्शन ना लें, मैं ये जो जो माल है मैं इसको बेच देता हूँ, जिसका है उसको वापस कर देता हूँ। वो लेकिन हेयरिंग ऑफिसर यहाँ क्या करेगा? वो कहेगा कि नहीं, ऐसे नहीं, अब आप जो है वो आप सिक्योरिटी बॉन्ड दें, ठीक है। सिक्योरिटी बॉन्ड अब क्या होता है? सिक्योरिटी बॉन्ड वो ये कहेगा कि आप हमें जो है वो एक, जिस तरह का स्टैम्प पेपर होता है ना, उसी तरह का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उसको बॉन्ड कहा जाता है। उसके ऊपर जो है वो स्टैंप्स लगती हैं, ये जो हमारी फाइनेंशियल स्टैंप्स होती हैं, ठीक है, पोस्टल स्टैंप्स होती हैं, इस तरह की स्टैंप्स लगती हैं रेवेन्यू की, उसको रेवेन्यू स्टैंप्स कहा जाता है। वो लगती हैं और उसके ऊपर पूरी तहरीर लिखी जाती है। उस तहरीर पे लिखा होता है कि ये शख्स जो है वो ये दोबारा ये वाली हरकत नहीं करेगा। अगर ये करेगा तो इसको 5 लाख रुपया, अगर ये नेक्स्ट टाइम जो है वो इसमें इसमें मुलविस पाया गया तो 5 लाख रुपया जो है वो इसको जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स के जरिए भी क्या किया जाता है? जराइम को रोका जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसालें देता हूँ एक दो कि ये प्रिवेंटिव मेजर या ये सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर जॉब में देखा होगा, जॉब के अंदर जो है वो बॉन्ड्स होते हैं। ऐसे इदारों की जॉब जहाँ पे जो है वो पहले ट्रेनिंग होती है आपके ऊपर, वो काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जैसे बैंक की जॉब है। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो आपके साथ क्या होता है कि 3 साल का बॉन्ड साइन करते हैं, 3 साल का या 2 साल का। उसका मतलब ये होता है कि वो आपको इस चीज से रोकते हैं कि 3 साल तक आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप छोड़ के जाएंगे तो मिसाल के तौर पे उसमें अमाउंट लिखी होती है कि आप 1 लाख रुपया हमें जो है वो पे करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर होता है कि लोग जो है वो 3 साल से पहले इदारे को छोड़ के ना जाएं। अदरवाइज क्या होता है कि इदारे ने उनके ऊपर, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर जो पैसा लगाया होता है वो जाया हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से सिक्योरिटी बॉन्ड के ऊपर अदालत जो है वो लोगों को जमानत भी दे देती है कि अगर आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, और बाहर जाएंगे तो बता के जाएंगे, अगर आप इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते और पेशी पे अगली पे नहीं आते हैं, ठीक है, आपकी जमानत इसलिए दी गई है कि आप घर बैठे और अच्छे इंसानों की तरह अपना बिहेव रखें। तो अगर आप इस तरह नहीं करते तो फिर आपको क्या किया जाएगा? आपको 10 लाख की पेनल्टी लगाई जाएगी। तो अदालत फिर जो है इंश्योर भी करती है कि वो जो पेनल्टी है वो उससे ली जाए। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रिवेंटिव मेजर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? श्योरिटी या सिक्योरिटी बॉन्ड कहा जाता है।
अब इसको रीड करते हैं। आई होप कि आपको इसका जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते क्या है। द हियरिंग ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन, या तो वो खुद अपने आप पे, या ऑन द रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर उसको कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई या किसी भी तरीके से, में प्रोसीड अंडर चैप्टर नंबर 8 ऑफ द कोड। कोड की यहाँ पे बात हो रही है, ये चैप्टर नंबर 8 इसका नहीं है बल्कि कोड का है। कोड मींस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, जिसको सीआरपीसी भी कहते हैं। तो चैप्टर 8 ऑफ द कोड के तहत वो क्या करेगा, एंड रिक्वायर अ पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, कि वो किसी शख्स से जो है वो बॉन्ड भी ले सकता है, ठीक है, कि वो श्योरिटी बॉन्ड या सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो सबमिट करे ऑफ सर्टेन अमाउंट और द सिक्योरिटीज एज प्रोवाइडेड इन द कोड और एज मे बी प्रिस्क्राइब, या फिर वो सिक्योरिटी उससे ली जा सकती है कि भाई सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज दे दो हमें, हमें डर है कि तुम ये दोबारा रिपीटेडली ये ऑफेंस करोगे, तो हमें सिक्योरिटी दो या श्योरिटी बॉन्ड दो, अदरवाइज तुम्हारी जान जो है वो नहीं छूटेगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन करेगा, हेयरिंग ऑफिसर करेगा। हेयरिंग ऑफिसर कौन है, BS-17 का एक ऑफिसर है। कौन सी सर्विस का, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, या फिर कौन सी सर्विस का, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का, PMS या CSS ऑफिसर। और CSS में भी कौन सा, PAS, ठीक है, जिसको DMG भी कहा जाता है। तो ये PS अफसर होगा या फिर PMS ऑफिसर होगा। तो ये था जी चैप्टर नंबर 10। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर बच्चों आपको इसमें से जरा सी भी किसी चीज के अंदर कंफ्यूजन मौजूद है, तो आप एडमिन का मैं नंबर आपको सेंड कर देता हूँ, उसके ऊपर आप अपना वॉइस नोट शेयर कर सकते हैं। 015450504 ये एडमिन का नंबर है, इसके ऊपर आप अपना वॉइस नोट शेयर कर सकते हैं। तो कॉल वगैरह ना कीजिएगा अगर अटेंड नहीं होती, कोई इशू नहीं है, ठीक है, इनके बिकॉज अदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी होती हैं इनकी, अदर जॉब्स की हैं। तो ये साहब जो हैं ये मेरे एडमिन हैं, आप इनको अपना जो भी मसला मसाइल है वो आप इनको शेयर कर सकते हैं। अगर आप जो है वो हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या फिर जो है वो आप हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो भी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जो टेस्ट और नोट्स हैं इनकी हमने मामूली सी एक फीस रखी हुई है, और वो फीस हमने इसलिए रखी हुई है कि उससे जो है वो हम अपने एडमिन की सैलरीज वगैरह जो है उसको जो है वो मैनेज करते हैं। अदरवाइज जो आपकी क्लासेस हैं वो यहीं पे होंगी और वो आपके लिए टोटली फ्री है। अगर आप उसको आप नोट्स और टेस्ट वगैरह नहीं लेना चाहते, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से क्लासेस लेते रहें, ये भी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छी तरह से आप तैयारी करें, तो अगर उसकी जरूरत नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर लेना चाहें तो वो आप ले लें, दिस इज अप टू यू। उसकी हमने एक मामूली सी है, लेकिन वो आपकी स्वाबदीद के ऊपर, आप चाहे लें चाहे तो ना लें, लेकिन क्लासेस आपके लिए 100% फ्री हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप इस नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी जो भी क्यूरी है वो मेरे तक पहुंच जाती है। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। अगले 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम इस पीरा 2024 को खत्म कर देंगे। इसको देखें, सारी की सारी वीडियोस जो पीछे हमने अपलोड की हैं, पहली 8 वीडियोस उनको भी देखें, ठीक है। बार बार इनको देखें ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ऐसे तमाम दोस्त जो कि आपके साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इसको शेयर करें। आई होप कि किसी और के लिए भी जो है वो ये वीडियो फायदामंद होगी। और विश यू ऑल द बेस्ट जी। अल्लाह हाफिज।